आज के न्यूज़पेपर का हम डिस्कशन प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, हम पॉलिटी थ्रो एमसीक्यू पूरा करेंगे। तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा सल्यूशन ऊपर दिया हुआ सही है। पहला ऑप्शन क्या है, इनेक्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल बजट बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनेक्टमेंट मतलब जो प्रोविंशियल बजट है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर आती थी। पहला ऑप्शन। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे बाई कैमरल में बदल दिया गया। बाई कैमरल का मतलब दो हाउसेस में बदल दिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस। थर्ड ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ को सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखो, पहला ऑप्शन वैसे ही गलत है। इसमें क्या किया गया था, 1919 के एक्ट में ये हुआ था कि प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव बजट से। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बताया गया प्रोविंशियल बजट बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये गलत हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक गलत हो गया तो 2 और 3 हमारा ऑप्शन हो गए सही। मगर इस तरह से अब क्वेश्चन आते नहीं हैं, मगर हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में कोई भी एलिमिनेशन मेथड टेक्निक काम नहीं की थी, मगर हम प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ एन अपर हाउस एंड लोअर हाउस। मतलब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अपर हाउस और लोअर हाउस में तब्दील कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। और एक पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसी एक्ट के थ्रू, जो रिक्रूट करती, मतलब स्टेचुटरी बैकिंग मिल गई पब्लिक सर्विस कमीशन को। 1926 में आप अगर देखेंगे तो 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टेचुटरी बैकिंग मिल गई, तो ये स्टेबलाइज हुआ। तो ये 2 हमारे पॉइंट बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर पहले बताया गया है कि सेपरेट कर दिया गया फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से, ठीक है। और ऑथोराइज किया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट दिस बजट। मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथोराइज किया गया कि आप अपना बजट इनेक्ट कर सकते हैं, उसमें सेंट्रल की कोई अथॉरिटी नहीं होगी, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और ये देखिए, फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म आया, तो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये नहीं है हर बंदा वोट दे सकता है। इसमें कुछ प्रेस्टिजियस लोग थे, प्रेस्टिजियस लोगों ने ही इसमें वोट दिया। तो आप याद रखिए, कभी भी आपके सामने ऐसे आए डायरेक्ट इलेक्शन, तो हर बंदा वोट नहीं कर सकता था। उसमें कुछ प्रेस्टिजियस लोग थे जिनके पास लैंडलॉर्ड जैसे प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी थी। तो आप ये जान लीजिए 2 हाउस में बदला गया था, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। 2 हाउस में इसे बदला गया था। अब यही बात उन्होंने आगे बताइए क्या किया गया। इन्होंने बताया कि जो मेजॉरिटी मेंबर होते थे वो डायरेक्टली चूज़ किए जाते थे। वही बात, डायरेक्टली चूज़ करना, क्या डायरेक्टली चूज़ करना, उनको वही लोग चूज़ करते थे जो लैंडलॉर्ड होते थे, अंग्रेज़ों के खैरख्वाह होते थे, अंग्रेज़ों की जो मदद करने वाले थे। तो वही बात यहाँ बताई गई। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जिसे स्टेचुटरी बैकिंग मिली 1926 में, और इसी को साइमन कमीशन 1927 इसी का आउटकम था। क्योंकि 1919 में कहा गया था इस एक्ट को और या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद 10 साल बाद हम देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक कैसा रहा। तो इसी से रिलेटेड 1927 में पूरे 10 साल बाद ना होकर 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आ गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, बहुत सारी नॉलेज हमें मिली। ऐसे ही धीरे धीरे नॉलेज गैदर करते जाएंगे, हम अपना एम्पायर डेवलप करते चले जाएंगे। अब आप पहला आर्टिकल द हिंदू का क्या है, पल्सेस से रिलेटेड है कि क्या हुआ है रिसेंटली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और वेदर अदर डिजीज़ के कारण जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, एरिया सोन अंडर पल्सेस इज़ 9.2% लोअर देन लास्ट ईयर। तो यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगा, पिछले 10 सालों से
हमारे पल्सेस का एरिया बढ़ता चला गया है, वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ तो पेपर में पकड़ने की होती। वो इस साल डिक्लाइन हो गया पल्सेस का एरिया, ऐसे बढ़ता चला आ रहा था मगर यहाँ पर डिक्लाइन हो गया पल्सेस का एरिया। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि एरिया शोन अंडर पल्सेस इज़ 9.2% लोअर देन लास्ट ईयर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट रेन हो गई है, रेन की वजह से, रेन क्या है आजकल टोरेंशियल रेन हो गई, क्लाउड बस्ट जिसे कहते हैं, एक ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना उसको कहते हैं टोरेंशियल रेन। और ये इन फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि इसका मेन रीज़न है वेदर में चेंजेस आना। हम वेदर की कंडीशंस को चेंज करते चले जा रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन रीज़न। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस ला रही हैं। अब इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन हम देख लेते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, तब भी हम इंपोर्ट करते हैं 14%। हम 25% ग्लोबल का 25% प्रोडक्शन इंडिया ही करती है केवल, मगर हम कंज्यूम कर लेते हैं 27%। तो हम 14% इंपोर्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए हम इतना मतलब प्रोड्यूस करने के बाद भी वहाँ यहाँ पर पल्सेस को हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताई गई है। और पल्सेस जो है वो ग्रॉन होती हैं खरीफ और रबी क्रॉप दोनों में, मगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं रबी सीज़न में। ठीक है, तो ये रबी सीज़न में कल हमने देखा था टोमेटो भी रबी सीज़न में सबसे ज़्यादा होता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें डिफरेंस करने की ज़रूरत है कल के आर्टिकल और आज के आर्टिकल में, कि कैसे टोमेटो भी रबी सीज़न में ज़्यादा होता है और कैसे पल्सेस भी रबी सीज़न में ज़्यादा होती है। हमें पता है पल्सेस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 22 से लेकर 25 डिग्री तक चाहिए होता है, और इसमें सॉइल जो होती है वो लाइट ड्राई सॉइल चाहिए होती है। इसीलिए ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के रीजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सॉइल मैक्सिमम टाइम ड्राई रहती है। यहाँ बारिश होती है तो ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल क्या करती है, पानी को अपने अंदर समा लेती है और बाहर से ऐसे दिखेगी जैसे बारिश हुई ही नहीं है। तो इसलिए इस रीजन में ये ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा पल्सेस मिलेंगी, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ठीक है, हमने कल देखा था कि महाराष्ट्र में कांदा, जिसे हम कहते हैं ओनियन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। अब आप देखोगे पल्सेस का प्रोडक्शन रिसेंट कुछ ईयर से लगातार बढ़ा है। देखो, पूछ सकता है रिसेंटली पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में लगातार बढ़ा है, तो वहीं सही हो जाएगा। तो देखो, ये ऐसे डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं पल्सेस से रिलेटेड जो 2020 में आया हुआ है। कुछ रेफरेंस दिए हैं पल्सेस प्रोडक्शन के, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, मतलब दोनों में किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया। दूसरा दिया है ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। कह रहे हैं ग्रीन ग्राम जो है, ग्रीन चना जो है वो हाफ ऑफ प्रोडक्शन, जितनी पल्स का प्रोडक्शन होता है उसमें हाफ ग्रीन का ही है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, गलत लग रहा है देखने से ही। ग्रीन ग्राम आपने कभी इतना देखा ही नहीं होगा। दूसरा गलत हो गया तो पहला ऑब्वियस सी बात सही हो गया। इन द लास्ट 3 डिकेड वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेज इज इंक्रीज्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस है डिक्रीज। अरे यार, ये तो अभी ऑब्वियस सी बात देखी है हमने कि रबी सीज़न में जो होता है वो पल्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं, 60% बताया। तो खरीफ क्या से हो जाएगा, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट हो गया। ये 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से हम पहले करते थे जो बहुत इजी था। अब ये चीज़ टफ हो गई है, आपको होली नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ की। तो हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, ब्लैक ग्राम जो होता है वो वार्म सीज़न में भी हो जाता है, और ये देखो यहाँ पर इधर रबी सीज़न और वार्म सीज़न दोनों में भी हो जाता है। आफ्टर राइस कल्टीवेशन होता है, ये 60 से 100 सेंटीमीटर इसको रेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये पहला तो यहाँ सही होगा। दूसरा आप देख लो, सबसे ज़्यादा ग्राम का प्रोडक्शन होता है, ग्रीन ग्राम का नहीं होता। मूंग का देखो, जो ग्रीन ग्राम कह रहा है मूंग का, तो वो देखो 10% होता है, तो वहाँ से ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा, लास्ट में प्रोडक्शन जो है खरीफ का भी और प्रोडक्शन रबी दोनों का इंक्रीज़ हुआ, तो वो ऑप्शन गलत था। उसने कहा था खरीफ का केवल इंक्रीज़ हुआ। आप देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि केवल खरीफ का इंक्रीज़ हुआ, खरीफ प्रोडक्शन इंक्रीज़, रबी प्रोडक्शन डिक्रीज़, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पल्सेस का देख लिया। अब क्या हुआ है
कि प्रेशर जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि फूड प्राइसेस ईज़ नहीं होंगे रिसेंटली, ठीक है। मगर अदर चीज़ों में फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन आ सकती है, बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन आ सकती है क्योंकि ग्लोबल डिसरप्शन और डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से। इसमें देखो बहुत सारे रीज़न है। देखो जो क्लाइमेट चेंज है वो क्लाइमेट चेंज हमारी पल्सेस को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे फसल्स को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, टमाटो को बहुत इफ़ेक्ट। देखो टमाटो में रिसेंटली क्या हुआ था, ये देखो इन्होंने यहाँ बताया है कि वाइट फ्लाई डिजीज़ की यहाँ पर एक बीमारी लग गई थी, और मानसून की भी कोई स्विफ्टनेस थी। मानसून क्या था, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही थी। तो बहुत सारे रीज़न है, मगर हमें यहाँ पर देखना है रुगोस स्पाइरल वाइट फ्लाई, ये एक बीमारी है, ये वाइट फ्लाई है जो बीमारी करती है। देखो दिखने में ये ऐसी होती है, रुगोस RSW स्पाइरल वाइट फ्लाई, ये ऐसी होती है दिखने में। ये क्या करती है, जो हमारा फ्रूट होता है, किसी भी फसल का जो फ्रूट होता है जो उगता है, मान लो टमाटो का फूल आया, एकदम ताज़ा फूल आया है छोटा सा, ऐसे मान लो ये फूल है, तो ये वाइट फ्लाई क्या करेगी, उसको बैठ के सक कर लेगी, सैपलिंग को उसके सक कर लेगी। उसमें वाइट फ्लाई क्या करती है, कंपाउंडिंग नंबर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है अपने बच्चों को, तो वो वाइट कलर के होते हैं, इसीलिए इसका वाइट फ्लाई नाम रख दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो सैपलिंग को, जो नया ट्री होता है, बिल्कुल उसे चबा जाते हैं, खा लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि स्पेसीज बाय बिलोंग टू फैमिली एलियोरोदीदे फैमिली से बिलोंग करती है ये हैं। और नेटिव जो है वो सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन की है, ठीक है। कैरेबियन नेशन और सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, उसके बाद फ्लोरिडा, हवाई और अफ्रीका और एशिया में पाएगी। फर्स्ट टाइम इंडिया में ये 2016 में केरला में मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ये जो वाइट फ्लाई है कब आई थी, तो केरला में 2016 में आई थी। उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अदर रीजन में देखी गई। इसने कर्नाटका में रिसेंटली टमाटो पे अटैक किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कर्नाटका में रिसेंटली इसने टमाटो पर अटैक किया है। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मगर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि कैसे सैप जो होता है प्लांट का, जो मुलायम पार्ट होता है, जो फूला हुआ पार्ट होता है, उसको फीड कर जाती है, कंपाउंडिंग नंबर में बढ़ जाती है, यही सब चीज़ें बता देती है। वैक्स डिपॉजिट कर देती है, तो प्लांट का लॉस होता है, टिश्यू को खा लेती है उसके, यही सब चीज़ें बनाई। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि किस तरह से ये डैमेज करती है उसके सूती पार्ट को, कैसे यील्ड और क्वालिटी को गिरा देती है, यही सब चीज़ें बताई गई हैं। टेस्ट में भी डिफरेंट हो जाता है, जब ये उस पर अटैक करती है तो प्रोडक्ट का टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि ये शक कर लेती है बहुत सारी चीज़ों को। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगला आर्टिकल कावेरी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। कावेरी, मैंने कि जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि कावेरी जो रो है वो हमारा आज़ादी से पहले हुआ था, जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी। मद्रास और इसके अलावा दूसरी प्रेसिडेंसी जो थी उस टाइम पर ये हुआ था। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्राइसिस जब मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो मैसूर और मद्रास के बीच में जो करार हुआ था वो 1862 के करीब हुआ था और वो 1974 तक चला। उसके बाद ये क्राइसिस इमर्ज होता है। देखो क्राइसिस इमर्ज होने का मेन कारण है कर्नाटका जो है, ये मान लो 2 स्टेट की बाउंड्री है और यहाँ पर ये रिवर जा रही है कावेरी, ठीक है। ताल कावेरी इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट में, ताल कावेरी इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट में। तो यहाँ से ये जा रही है, तो जब ये यहाँ से निकलती है तो ये कर्नाटका क्या करता है, बहुत सारे डैम बना लिए इसने। उस डैम की वजह से वाटर का फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ हो गया। जब वाटर का फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो लोअर रेपेरियन स्टेट जो है उसको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी फसलें भी हैं, लोगों को पानी भी देना है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे क्राइसिस इमर्ज हुआ और कैसे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मगर तब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो एक्ट है 1956 का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू इसको सॉल्व नहीं कर पाई है। तो ठीक है, अब आप इसके बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए बेसिक्स में क्या है, ये पहली बार तो लार्जेस्ट रिवर है,
अपने तमिलनाडु स्टेट की, ठीक है। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड रिवर है, ठीक है। इसका ओरिजिन ताल कावेरी जो ब्रह्मगिरी हिल में है वहाँ से होता है, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटका में, ठीक है। इसकी हम ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, हरंगी हेमावती हैं, जो हेमावती है जो वेस्टर्न घाट से निकल कर ज्वाइन करती रिवर कावेरी को नियर कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। लक्ष्मण तीर्था, काबनी काबनी सिमसा, अर्कावती, स्वर्णावती, भावनी, लोका, पवनी, नोयल और अमरावती, ये मतलब इसकी रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरी हैं। अगर हम डे टू डे रिसर्च करेंगे, डे टू डे सर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ माइंड में अचानक आपके माइंड में एक एक्सपीरियंस के थ्रू आ जाएंगी। तो इसलिए केवल इसे रिवाइज करना, टेंशन में नहीं आना है कि यार ये ट्रिब्यूटरी कैसे याद होंगी। आप बस केवल रटो मत, आप केवल डे टू डे जितनी बार कावेरी आ रहा है उसको रिवाइज कर लो पेपर के साथ साथ। आप देखो बैकग्राउंड मैंने आपको बताई है, 1892 में जो क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में करार हुआ और ये 50 साल तक चला, 1974 तक। कोई भी क्राइसिस नहीं आया, वाटर को कैसे किस स्टेट में कितना भेजना, कुछ नहीं आया। मगर 1974 के बाद कर्नाटका ने वाटर को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया ये कर्नाटका अपर राइपेरियन स्टेट है, ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु है। तो यहाँ से वाटर क्या है, बहुत सारे बांध के थ्रू रोक दिया जाता। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 के तहत कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना, 1990 में फॉर्म हुआ। और कैसे वाटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना जाना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो इस तरह से आज के हमने आर्टिकल डिस्कस किए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी